नमस्कार। इस वीडियो में हम आज बहुत डिटेल में राहु केतु के बारे में बात करने वाले हैं। बार बार बहुत से हमारे दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। कोई चाहते हैं कि हम ये डिस्कस करें कि ये योग कारक कब हो जाते हैं, या ये उच्च के कब होते हैं, नीच के कब होते हैं। एक हमारा कोर्स चल रहा है जूम पर, 6 महीने का कोर्स ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का। उसमें भी स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, तो हालांकि हम उसमें भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं सभी के फ़ायदे के लिए, सभी के लिए यूज़फुल हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो ये समझिए, राहु केतु जस्ट शैडो प्लैनेट हैं, रियल नहीं है। वो कोई आकाशीय पिंड नहीं है, ठीक है। इनको शैडो प्लैनेट कहते हैं और इनको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नोड्स ऑफ मून कहते हैं। केवल वहाँ इनकी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। केवल ये एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स हैं, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर। तो पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं हम राहु केतु हैं क्या। तो ऐसे समझिए, धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम जियोसेंट्रिक सिस्टम लेते हैं, भू केंद्रीय सिद्धांत। हम ये कहते हैं जो सूर्य का आभासी परिक्रमा पथ है, मतलब सूर्य ऐसे लगता है ना हमें कि धरती के गिर्द घूम रहा है, तो बस वो जो परिक्रमा पथ है उस सारे को लेवल कर दें अगर, ठीक है ना, वो प्लेन बन जाएगा, एक प्लेन। और चंद्रमा का सेम लेवल पर परिक्रमा पथ नहीं है। चंद्रमा थोड़ा सा टिल्टेड है उस पथ से, ठीक है ना। वो जो पाथ है उससे जब चंद्रमा ऊपर जाता है, ऐसे धरती का चक्कर लगा रहा है ना चंद्रमा, धरती का सैटेलाइट है, तो उस पथ में जब ऊपर जाता है तो उसको काटता है, वो हो गया राहु। और नीचे आते वक्त जब काटता है वो हो गया केतु, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त जब काट रहा है उसको असेंडिंग नोड कह देते हैं वेस्टर्न सिस्टम में, और नीचे आते वक्त जब काटता है तो उसको डिसेंडिंग नोड कह देते हैं, केतु। तो ये हम यहाँ आपको फिगर में दिखा रहे हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो राहु केतु की पहली बात तो कोई राशि नहीं होती। इसके बारे में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ कि सूर्य की एक राशि है, चंद्रमा की एक राशि है, और बाकी 5 ग्रहों की 2-2 राशि हैं, टोटल 12 हो गई। तो राहु केतु की कोई राशि नहीं है। और राहु केतु का ये समझ लीजिए, वेदों में कोई एज इट इज उल्लेख नहीं है। इनका उल्लेख सबसे पहले है महाभारत में। तो पहले तो राहु केतु लिए ही नहीं जाते थे ज्योतिष में, बाद में इनको लिया जाने लग गया। तो राहु केतु छाया ग्रह है, हमारी धरती की छाया दूसरे ग्रहों पे पड़ने वाली, या धरती पर पड़ने वाली छाया। तो छाया का जीवन में असर है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर है। आप नीम की छाया में विश्राम करते हैं या पीपल की छाया में विश्राम करते हैं, तो ये कहा जाता है जनरली या तो रोग होगा नहीं, या रोग हो तो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर बबूल या कीकर, जिसे गम अरेबिक कहते हैं, उसकी छाया में अगर आप विश्राम करते हो तो टीबी तक हो सकती है, दमा या चमड़ी के रोग हो सकते हैं उसमें। तो छाया का बहुत गहरा प्रभाव है। अब तो साइंटिस्ट भी कहते हैं, देखो यूरोपियन अमेरिकन साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, चंद्र ग्रहण लगा हुआ उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। आँखों पे बुरा असर पड़ता है, पूरे शरीर पे। और इसको भारतीय परंपरा में तो बहुत पहले से हम मानते रहे हैं कि उस वक्त खाने पीने की चीज़ें भी अशुद्ध हो जाती हैं, ठीक है। तो ग्रहों की छाया का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर है, लेकिन इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। तो इनकी कोई मूल त्रिकोण राशि भी नहीं है, कोई उच्च की नीच की राशि भी नहीं होनी चाहिए देखा जाए तो। और ये जनरली अशुभ ही हैं। जो लोग पूछ रहे हैं बार बार कि जी शुभ अशुभ ग्रह हैं ये, तो ज्योतिष में आप देखो मंगल, शनि, राहु, केतु, ये तो पक्का अशुभ ग्रह हैं। अब मज़ेदार चीज़ आप देखिए, मंगल फिर भी महापुरुष योग बना लेता है, केंद्रों में बैठा हो अपनी राशि या उच्च की राशि में, रोचक महापुरुष योग बन जाएगा। शनि बैठा है केंद्रों में अपनी राशि या उच्च की राशि में, शश महापुरुष योग बन जाएगा। लेकिन राहु केतु के ऐसे कोई योग नहीं बनते, कोई महापुरुष योगों में ये पार्टिसिपेट नहीं करते,
कोई धन योगों में पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई प्रव्रज्य योग या संन्यास योगों में नहीं है, ये राजयोग की तो बात ही छोड़ दो, कोई शुभ योगों में पार्टिसिपेट नहीं करते ये। हाँ, आजकल एक नया वो योग चला दिया है, काल सर्प योग। काल सर्प योग क्या है? राहु के अपोजिट केतु, तो पूरी कुंडली को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और बहुत अशुभ योग माना जाता है जनरली। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख है नहीं क्लासिकल टेक्स्ट में। तो अब राहु केतु की कुछ लोग, पहली बात तो मैंने बताया ना अपनी राशि नहीं है, कुछ लोग इसकी उच्च की राशि ले लेते हैं, राहु की वृषभ राशि। कुछ लोग राहु की वृषभ राशि उच्च की ले लेते हैं, तो इसके अपोजिट वाली मतलब 8वीं या स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि, उसको इसकी नीच की राशि ले लेते हैं। तो फिर केतु की क्या होगी? केतु की 8वीं राशि वो उच्च की ले लेते हैं और दूसरी राशि नीच की ले लेते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषी हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, राहु की तीसरी राशि उच्च की लो, मतलब 9वीं राशि नीच की हो गई, और केतु की फिर 9वीं राशि उच्च की हुई तो तीसरी नीच की हो गई। मतलब एक मत नहीं है लोग, बड़े से बड़े ज्योतिषी भी इस बारे में एक मत नहीं है। फिर एक और वेरिएशन लेते हैं। इस वेरिएशन में क्या है? जोड़े बनते हैं ग्रहों के जोड़े बनते हैं। ऐसे समझिए सूर्य और शनि का जोड़ा है। सूर्य मेष राशि में उच्च के फल देता है तो शनि वहाँ नीच का हो जाता है, और शनि 7वीं राशि में यानी तुला राशि में उच्च के फल देता है तो सूर्य वहाँ पर नीच के फल देता है। इस तरह जोड़ा बनता है सूर्य और शनि का। इस तरह मंगल और गुरु का जोड़ा बनता है। मंगल 10वीं राशि में उच्च का हो जाता है लेकिन गुरु वहाँ नीच का, और गुरु 4थी राशि में उच्च का हो जाता है तो मंगल वहाँ पर नीच का हो जाता है। इसी तरह बुध 6ठी राशि में उच्च का हो जाता है लेकिन शुक्र वहाँ पर नीच का हो जाता है, और शुक्र 12वीं राशि में उच्च का हो जाता है लेकिन बुध वहाँ पर नीच का रह जाता है। अब आप देखिए केवल कौन सा बच गया? एक तो चंद्रमा बच गया, एक राहु केतु बच गया। चंद्रमा दूसरी राशि यानी वृषभ राशि में उच्च के फल देता है, इसका मतलब राहु केतु वहाँ पर नीच के होने चाहिए। वृषभ राशि में राहु केतु दोनों नीच के होने चाहिए और 8वीं राशि में दोनों उच्च के हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है राहु केतु हमेशा अपोजिट रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर चंद्रमा वृषभ में उच्च का है तो 8वीं राशि में यानी वृश्चिक राशि में राहु उच्च का होना चाहिए, लेकिन हमेशा केतु उसके अपोजिट जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा। तो आप देखिए बड़ा भ्रम है, और एक हिसाब से ये मेथोडोलॉजी ठीक भी है क्योंकि 8वीं राशि मृत्यु की राशि है, सबसे अशुभ राशि है, और राहु कारक है निर्ऋत का। रित यानी शुभ, रित यानी सही, रित यानी लीगल, मोरल, एथिकल, एक्सेप्टेबल, सोशल। लेकिन निर्ऋत या अनृत मतलब झूठ, इलीगल, इमोरल, अनएथिकल, अनएक्सेप्टेड, एंटी सोशल, इलीगल। वास्तु में राहु नैऋत्य कोण का स्वामी है। निर्ऋत अशुभ, जो एक्सेप्टेड नॉर्म से परे है, हटके है, ऐसे काम जो जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। हो सकता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो लेकिन जनरली एक्सेप्टेड नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए राहु केतु उन दोनों की मिला के 8वीं राशि उच्च की राशि हो जाती है, ठीक है। तो अब ये योग कारक कब बनेंगे? मैं इसको उच्च की भी नहीं ले रहा, नीच की भी नहीं ले रहा। जो मैंने पढ़ा है आज तक उसका निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। जब शुरू में मैं पढ़ने गया 1995 में भारतीय विद्यावन में, तो हम भी इस तरह कंफ्यूज थे, और धीमे धीमे हमने दिमाग लगाया। मैंने बहुत सारे होरोस्कोप्स देखे, उन पे अप्लाई करके देखा, तो उसमें निचोड़ जो निकल के आया है ना, वो मैं लॉजिकली बता रहा हूँ आपको, और आप मुझे अपने अपने विचार इस बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। तो अब राहु केतु पहली बात तो छाया ग्रह है। छाया ग्रह मतलब जिसकी छाया वैसे फल।
ठीक है ना। तो ये दोनों ग्रह अपने शुभ अशुभ फल कैसे देंगे? दूसरे ग्रहों के प्रभाव में, मतलब किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, वो सब अभी तक जो मैंने 20 ये वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने बताया है कि कोई भी ग्रह एक तो नैसर्गिक शुभ अशुभ होने के नाते फल देता है, फिर तात्कालिक शुभ अशुभ होने के नाते फल देता है, फिर शुभ के साथ बैठे तो उस पर भी शुभ का प्रभाव आ जाता है, अशुभ के साथ बैठे या अशुभ उसको देख रहा हो तो अशुभ का प्रभाव उसमें आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम राहु केतु में लगाएंगे, क्योंकि राहु केतु तो छाया है। इवन चंद्रमा तक आप देखो, चंद्रमा जो बहुत छोटा ग्रह है ज्योतिष में, मतलब धरती का वैसे तो उपग्रह है वो, लेकिन ज्योतिष में हम उसको ग्रह मानते हैं तो वो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, धरती के नज़दीक है। लेकिन वो चंद्रमा भी अगर उसके 2-12 में कोई ना बैठा हो तो केंद्रुम योग में आ जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, चाहे अपनी राशि में क्यों ना हो। उसके बारे में आगे बात करेंगे हम, योगों के बारे में। तो अभी ये समझ लीजिए, चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह नहीं बैठा और उसके दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो जाता है और अपने फल नहीं दे पाता ईजीली। जिस तरह एक बच्चा है, उसको हर वक्त साथ चाहिए पेरेंट्स का या केयर टेकर का, इस तरह से अब राहु केतु की तो रियल में एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं, मैथमेटिकल पॉइंट है। तो महर्षि पराशर, जिनका बृहद पराशर होरा शास्त्र सब बहुत मशहूर है, उन्होंने कहा है यद यद भाव गतौ वापि यद यद भावेश संयुतौ तत् तत् फलानि प्रबलौ प्रदेशिताम तमोग्रहौ। ये तमोगुणी ग्रह है दोनों, राहु केतु। ये जो छाया ग्रह है ये जिस जिस भाव में स्थित होंगे और जिन जिन भाव अधिपतियों के साथ संयुक्त होंगे, मतलब भावेशों के साथ, हाउस लॉर्ड्स के साथ में, उनसे संबंधित फल को और अधिक बढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर जातक को देते हैं वो फल। तो अब देखो, महर्षि पराशर खुद कह रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने लिया और फिर अपने प्रिंसिपल बनाए, ठीक है ना। हम ये तो मानते हैं ना कि शुभ भावों में बैठ के ग्रह शुभ फल देते हैं, शुभ राशियों में शुभ फल देते हैं, मतलब ऐसे भाव में जो बैठ जाएं जिनके भावेश शुभ हैं, नैसर्गिक शुभ हैं, तो अच्छे फल देते हैं। इसी तरह अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों तो शुभ होने का सामर्थ्य आ जाता है उनमें। जिस तरह बुध अगर शुभ के साथ बैठा हो शुभ हो जाता है, और अशुभ के साथ बैठा हो तो अशुभ हो जाता है। ये सभी पे अप्लाई कर दो, खासकर राहु केतु पे तो अप्लाई करना ही करना है, और इसके फल आ रहे हैं। मैं इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। तो मैंने क्या पाया, राहु हो या केतु हो, दोनों में से कोई भी ले लो, 4 शर्तें अगर पूरी करते हैं ना तो ये योग कारक हो जाते हैं। और योग कारक का मतलब होता है बहुत शुभ। योग कारक जनरली किसको कहते हैं? ग्रह को जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो। एक केंद्र का एक त्रिकोण का स्वामी जब होता है कोई ग्रह तो वो योग कारक हो जाता है, ठीक है ना, और फिर वो बहुत शुभ फल देता है। तो राहु केतु के बारे में योग कारक ये कब होते हैं इसको समझ लीजिए। ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और फिर मैं उदाहरण कुंडलियाँ लूँगा और उनसे मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये बहुत रेयर होता है कि ये एकदम शुभ हो जाएं, योग कारक हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि कई कंडीशन पूरी करनी होती हैं। तो 4 कंडीशन पूरी करनी है, 4 शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है राहु हो या केतु हो, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों। शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों। तो शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुक्र। शुक्र की कौन सी राशियाँ? दूसरी और 7वीं, मतलब वृषभ और तुला। या फिर गुरु की राशि में बैठे हों। गुरु की कौन सी है? 9वीं और 12वीं राशि, मतलब धनु और मीन। या फिर बुध की राशि में बैठे हों, तीसरी और छठी राशि, मतलब मिथुन और कन्या। अब आप कह सकते हो चंद्रमा की राशि, चंद्रमा तो ग्रहण लगा दे, चंद्रमा को तो ग्रहण लगा देता है राहु, इसी तरह सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है राहु केतु, इसलिए उनको नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये 6 राशियों में किसी भी राशि में बैठे हों, राहु हो या केतु, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है ये केंद्र में बैठे हों। केंद्र में, केंद्र स्थान कौन सा है? पहला, चौथा, 7वां, 10वां।
त्रिकोणेश के साथ, त्रिकोणेश के साथ, पहला, पांचवा या नौवें का स्वामी है ना, उनके साथ बैठे हो, मतलब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन में ही तीन बातें हैं, तीन में से कोई भी एक पूरी हो जाए। तो क्या है, पहला केंद्र में बैठे हो त्रिकोणेश के साथ, या फिर त्रिकोण में बैठे हो केंद्रेश के साथ, मतलब 1, 5, 9 किसी भी भाव में बैठे हो, किसके साथ में, पहले, चौथे, सातवें, 10वें के स्वामी के साथ। केंद्र है तो त्रिकोणेश होना चाहिए साथ में, और त्रिकोण में बैठे हैं तो केंद्रेश होना चाहिए साथ में। या फिर तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठे हो। तीसरे, छठे, 11वें में खास बात क्या है, ये उपचय स्थान कहते हैं इनको। इनमें जनरली अशुभ ग्रह बढ़िया माने जाते हैं। अशुभ ग्रह जनरली धीमे धीमे वक्त के साथ में प्रोग्रेस कर जाते हैं, शुभ फल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए राहु केतु के लिए। तो तीसरे में, छठे में या 11वें में बैठे हो, किसके साथ, केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ। ये सारा मिला के दूसरी कंडीशन थी, ठीक है। तीसरी बात क्या है, ये जो केंद्रेश या त्रिकोणेश इनके साथ बैठा है ना राहु या केतु के साथ में, वो नैसर्गिक शुभ होना चाहिए। वो क्या है, शुक्र हो या गुरु हो या बुध हो, ठीक है, नैसर्गिक शुभ होना चाहिए इनके साथ। और आपको पता है सूर्य चंद्रमा तो ग्रसित हो जाते हैं इनसे। राहु केतु, राहु के बारे में कहा ना, चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और आदित्य का जो मर्दन कर देता है, तो चंद्रमा और सूर्य की तो इनसे बिल्कुल ही नहीं पटती, तो वो नहीं होने चाहिए साथ में, ठीक है। फिर चौथी कंडीशन क्या है, वही सूर्य चंद्रमा साथ में ना हो, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को ये पीड़ित करेंगे, वो परेशान, ये खुद भी परेशान होंगे। पीड़ित करने वाला भी तो परेशान होता है ना, जो पीड़ित हो रहा है, मैं किसी को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो राहु केतु जो हैं, जिनको आप योग कारक के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, उनके साथ में सूर्य चंद्रमा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं कुछ कुंडलियों में। मोहनदास करमचंद गांधी जी की हम कुंडली ले रहे हैं शुरू से, तो उसमें लगा के देखते हैं। अब आप देखो, राहु यहाँ केंद्र में विराजमान है, राहु केंद्र में है 10वें भाव में, लेकिन दूसरी कंडीशन चौथी राशि में, चंद्रमा की राशि में, ये फुलफिल नहीं हो रही। बुध की राशि होनी चाहिए थी, या गुरु की या शुक्र की राशि होनी चाहिए थी। फिर तीसरी बात, यहाँ पे चंद्रमा साथ में बैठा है, और चंद्रमा दशमेश है, दशम भाव का ही स्वामी है, तो ये योग कारक नहीं है राहु। राहु विदेशियों का कारक है राहु, ठीक है ना। जाति से बाहर, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था, उससे बाहर के लोग, मलेच्छ लोग, उनका कारक है। यहाँ पर राहु योग कारक नहीं है, शुभ फल नहीं देने वाला। हम मेनली राहु पे कंसंट्रेट करें, राहु केतु पर। इसमें केतु आप देखो अकेला बैठा है और है भी 10वीं राशि में, तो वो भी योग कारक नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली लेते हैं, इसमें आप देखिए राहु फिर से दशम भाव में है, या 10वीं राशि, एक तो शनि की राशि, तो नहीं है योग कारक। अब यहाँ सूर्य आप कह सकते हो पंचमेश है, लेकिन सूर्य है ये केंद्र में बैठा है राहु, और त्रिकोणेश के साथ है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, लेकिन ना तो राहु शुभ राशि में है, ना ही राहु ने वो कंडीशन पूरी की कि सूर्य चंद्रमा इसके साथ नहीं होने चाहिए। फिर बुध यहाँ बैठा है, बुध भी तृतीयेश और षष्ठेश है, तीसरे और छठे भाव का स्वामी। बुध यहाँ पर अगर त्रिकोणेश होता तब बात बनती। अब उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए उस वक्त में, राहु ने बहुत बढ़ा चढ़ा के उनको कर्म दिए, उन्होंने ऐसे काम किए जो उस वक्त एक्सेप्टेड नहीं थे। अपनी आप सोचो सेना बनाना, और वो भी हिटलर के साथ में हेल्प लेके उसकी, लेकिन वो ओवरऑल फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया। उस वजह से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने हिला दिया अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से राहु शुभ नहीं है, मतलब योग कारक नहीं है। फिर आइए सिगमंड फ्रायड की एक कुंडली लेते हैं। सिगमंड फ्रायड आपको पता हो कि मॉडर्न साइकोलॉजी के जन्मदाता वही कहे जाते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के। उन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से रिसर्चेज की, मतलब लीक से हट के काम किए। उनकी थ्योरी यही थी कि एवरीथिंग इज़ गवर्नड बाय सेक्सुअल ऑर्गन्स। जो ह्यूमन साइकी है, पूरा हमारा फिजियोलॉजी, पूरा
आदमी का दिमाग, दिलो दिमाग सब कैसे चलता है? सेक्स से। तो उनकी थ्योरी सबसे पहले ये थी। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर राहु बैठा है सप्तम भाव में केंद्र में, और उसके साथ लग्नेश जो त्रिकोणेश भी होता है वो है। तो इस हिसाब से आप देखो यहाँ पे बन गया योग, ये मतलब राहु योग कारक है इसमें। अब आप कहोगे सूर्य भी बैठा है, लेकिन अगर मैं डिग्री देखूँ, राहु की डिग्री है 2 और सूर्य के 24, मतलब 15 डिग्री दाएं बाएं तक असर होता है बस। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 22 डिग्री परे है राहु से सूर्य। तो इसलिए हम यहाँ राहु को योग कारक मान सकते हैं। और आप देख रहे हो राहु के साथ है ही शुक्र, मतलब उन्होंने बहुत सी वर्जनाएं, बहुत से बंधन सेक्स से रिलेटेड तोड़ डाले, जो कि समाज में एक्सेप्टेड नहीं था उन दिनों ये सब। और उनके खुद के इस टाइप के सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं। राहु का प्रभाव है, राहु है मैंने बताया ना अनृत, झूठ, इलीगल, इमोरल, ओके, जो समाज में जनरली एक्सेप्टेड नहीं होता वो चीज़ें। राहु की मैं बता दूं, लाल किताब कहती है राहु की देवी है सरस्वती देवी। मतलब ऐसे आदमी के पास बिल्कुल ओरिजिनल माइंड होता है। बुद्ध है पढ़ा पढ़ाया ज्ञान, किताबी ज्ञान, और जो नई रिसर्च हैं, नए आइडियाज़ हैं, नई खोजें हैं, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, वो देता है राहु। राहु एकदम ओरिजिनल माइंड है, और उसे जनरली उस वक्त क्या है सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते, बाद में धीमे धीमे वही चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो राहु उन चीज़ों का कारक है, ठीक है। राहु है एकदम ओरिजिनल माइंडेड पर्सन, यूनिक, भेड़ चाल में नहीं चलता वो। राहु सिगमंड फ्रायड की कुंडली में योग कारक केवल एक वजह से हम कहेंगे चूक गया। यहाँ पर ये बैठा है एरीज राशि में, मंगल की राशि में, इसलिए इसके इल इफेक्ट भी आए। पूरी तरह से योग कारक नहीं हो पाया, ये शुभ के लिए नहीं हो पाया, क्योंकि मंगल की राशि में है ये। तो पूरी तरह से राहु ने योग कारक होने के शुभ फल नहीं दिए। अब आइए आसाराम बापू की कुंडली लेते हैं। इसमें देखिए केतु को देखिए, केतु दशम भाव में है 12वीं राशि में। 12वीं राशि गुरु की राशि है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, केतु केंद्र में है। अब इसके साथ त्रिकोणेश होना चाहिए। अब आप देखो बुध यहाँ लग्नेश है, लगन भाव एक त्रिकोण भाव है, और बुध मैंने बताया 3 शुभ ग्रहों में से एक है, गुरु होता है, शुक्र होता है या बुध। अब यहाँ पर बुध है, और यहाँ पर ना इनके साथ चंद्रमा है ना सूर्य है। तो इस कुंडली में केतु योग कारक है, केतु बहुत शुभ फल देगा, क्योंकि वो सारी कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पर। तो राहु केतु के बारे में हम एक एनालिसिस करके, उनके बारे में कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये राशि असाइंड है, ये उच्च की राशि है, नीच की राशि है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उसके बारे में एनालिसिस करनी चाहिए। कई सारी शुभ बातें लगा लेंगे जब आप, मैं तो ये देख रहा हूँ बहुत सालों से, राहु केतु के बारे में केवल 1-2 बात से बात नहीं बनेगी। आप उनके लिए भाव, किसी भी ग्रह के लिए 3 चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा, भाव, दूसरा राशि, और तीसरा ग्रह। तो राहु केतु में तीनों चीज़ें लगाओ। पहली बात भाव मैंने बताया केंद्र, त्रिकोण या 3, 6, 11, वो भी स्पेसिफिक कि केंद्र में है तो त्रिकोणे साथ में हो, त्रिकोण में है तो केंद्रीय साथ में हो, 3, 6, 11 में है तो केंद्रीय या त्रिकोणे साथ में हो, ठीक है ना। फिर राशियां मैंने बताई, शुभों की राशियां होनी चाहिए। फिर तीसरा मैंने बताया ग्रह, ग्रह में क्या हों साथ में, शुभ ग्रह हों, बुध, शुक्र या गुरु। क्या ना हो साथ में चंद्रमा, सूर्य नहीं होने चाहिए। तब कहीं जाके हम कहेंगे ये योग कारक हो गए, बहुत शुभ फल देंगे। आपको पता ना करेला एकदम है कड़वा, उसको खाने लायक बनाने के लिए फिर आप क्या करते हैं, उसका रस निचोड़ते हैं, उसमें नमक लगाते हैं, फिर अच्छे से उसको कड़वे तेल में, मतलब सरसों के तेल में तलेंगे, तब कहीं वो खाने लायक बनेगा, अदरवाइज तो जहर जैसा है वो। इसी तरह राहु केतु भी ऐसे ही हैं।
उनको शुभ बनाने के लिए, बनने के लिए बहुत सारे कंडीशंस से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद।